चैप्टर नेम इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट के बारे में बात करेंगे एंड दिस इज अवर क्लास नंबर 1। ये हमारी पहली क्लास है इस चैप्टर पे। सबसे पहले देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को समझने के लिए हमें दो चीजों के पास जाना पड़ेगा। एक जाना पड़ेगा हमें हिस्ट्री में और फिर उसके बाद हम आएंगे लॉ में एंड देन फिर वापस आ जाएंगे हम अपने अकाउंट्स में। मतलब हमने इस चैप्टर में पढ़ना तो क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अकाउंटिंग पढ़नी है। बट पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड से बनाते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब कैसे बना, कहाँ से शुरुआत हुई, और फिर हम लोग सीखेंगे कि इस पे क्या लॉस क्या कहते हैं एंड फाइनली फिर हम बात करेंगे किसकी, अकाउंटिंग की बात करते हैं। आपने एक वर्ड सुना, हुंडी, सुना है वर्ड? हुंडी का नाम सुना कभी? सुना है कभी किसी ने? नहीं सुना? अगर आपने हुंडी वर्ड नहीं सुना तो इसका मतलब आपने फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में नहीं सुना, फिर प्रॉपरली नहीं सुना। क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज आने से पहले हुंडी चलती थी। मतलब अगर मैं जमाने की बात करूं, आज से लगभग 150 या पौने 200 साल पहले, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि 18th सेंचुरी के आसपास जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ। उस जमाने में क्या होता था, हुंडीज लिखी जाती थी और ये सिमिलर टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही होती थी। मतलब इनमें बहुत ज्यादा, आप जब इंटर में आओगे तो वहां अगर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ोगे तो पहले यही चीजें पढ़ोगे कि हुंडीज क्या होती है, क्योंकि हुंडीज के बाद ही जो आप कह सकते हो जो इंट्रोडक्शन है वो बिल ऑफ एक्सचेंज की है। हुंडीज मोर और लेस बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता था। मतलब पहले जमाने में क्या होता था, जैसे सपोज करो मैं किसी से उधार ले रहा हूँ पैसे, तो कहता था आप मुझे वापसी दोगे, मैंने कहा मैं वापसी दूंगा। तो वो क्या करता था, एक सेम वैसे ही उसमें एक प्रॉमिस लिखवा लेता था। मतलब आप ऐसे देखो ना, हुंडीज जो शुरुआती दौर है, मतलब आप ऐसे कह सकते हो शुरुआती दौर जब चलता था तब जब ट्रांजेक्शन आप ऐसे पढ़ते थे, बार्टर सिस्टम के बारे में सुनो। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, कमोडिटी एक्सचेंज होती थी। फिर धीरे धीरे मनी इंट्रोड्यूस हुआ। मनी के बाद आप कह सकते हो कि बिल ऑफ एक्सचेंज या हुंडीज भी थोड़ा बहुत उसी का ही काम करते थे। तो सपोज करो मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं दिल्ली से बाहर कहीं गुड्स खरीदने जा रहा हूं, तो मैं इतना कैश कैरी करना नहीं चाहता। भाई सब आप भी देखो ना, कैश कैरी करके आप दूसरी जगह जाओगे तो मुश्किल है। आज तो बैंक से पैसा डीडी बनवा लेते, आरटीजीएस करा लेते, होता नहीं होता। मैं किसी दूसरी स्टेट में जा रहा हूं और मैं दूसरी स्टेट में जाता हूं कि वहां मुझे कैश अवेलेबल हो जाए, तो यहां मैं किसी मिस्टर एक्स से जाके बात करता हूं कि आप एक काम करो, आप मेरे नाम से क्या कर दो, जैसे डिमांड ड्राफ्ट नहीं इशू करता मैं आपके फेवर में कि जाके इन कैश हो जाता है वो बाद में। तो पहले जमाने में हुंडीज लिखी जाती थी, कुछ इसी पैटर्न पर होती थी कि भी मिस्टर ए सपोज करो दिल्ली में है और उसे जाके गुड्स खरीदने सपोज करो मुंबई में, और वो इतना कैश कैरी करना नहीं चाहता। वो मिस्टर बी को अप्रोच करता है। मिस्टर बी क्या कहता है, मिस्टर बी अपने नाम से एक हुंडी लिखता है और वो कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूं पे करने के लिए, मतलब वो इससे कैश ले लेता है, ठीक है। और यहां पर जाके ये हुंडी इसको दे देता है और मिस्टर जो यहां पर एक नया पर्सन है, सपोज करो मिस्टर सी, वो इस हिंडी को एक्सेप्ट कर लेता है और इसी स्टेट में वो उसको एनकैश कराने की भी गारंटी देता है। डीडी में लिखा नहीं होता किस स्टेट में पेबल है, और जब आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हो तो पूछा जाता है ना कि किस स्टेट में डिमांड ड्राफ्ट पेबल है, दिल्ली का है, बाहर का है। तो सेम ऐसे मिस्टर बी कहता है कि मैं इसको मुंबई में पेबल करा दूंगा। जब वो डिमांड ये बनाता होगा तो बोलता होगा कि किस स्टेट में पेबल है। सेम ऐसे ही हुंडीज वैसे भी लिखी जाती है, जैसे ए ने बी को गुड्स बेचे, ए बी को जब गुड्स बेच रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि आप एक काम करो, आप एक प्रॉमिसरी नोट या हुंडीज मुझे लिख के दे दो, मतलब आप एक प्रॉमिस लिख के दो जिससे मैं क्या करूं, मैं इस प्रॉमिस को अपने पास रिटेन करूं और आप फाइनली मुझे पैसे पे कर दोगे। अब मिस्टर बी एक ड्राफ्ट बनाता है या फिर एक डॉक्यूमेंट बनाता है जिसमें वो क्या लिखता है, आई प्रॉमिस टू पे। अगर वो प्रॉमिस टू पे करता है तो उसे प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं, और अगर वो क्या बोलता है, आई ऑर्डर टू पे, तो इसका मतलब हम उसे क्या बोल देते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बातें होती हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं हुंडीज की। हुंडीज में क्या होता था, सिमिलर, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं यही बातें लिखी जाती थी। लोगों ने आपस में इस चीजों को शुरू किया, मतलब ट्रांजेक्शन करनी शुरू हुई। तो बाद में आप मुझे एक बात बताओ, ए ने बी के लिए ऐसा कोई प्रॉमिस लिख दिया या बी ने ए के लिए ऐसा प्रॉमिस कर दिया और बाद में ये प्रॉमिस ऑनर नहीं होता, तो फिर क्या, इसके लिए कोई लीगल रेमेडी भी तो होनी चाहिए। आप देखो आजकल बिटकॉइन चलता है, बिटकॉइन क्या गवर्नमेंट रूल्ड है? नो। अगर ये ऑनर नहीं होगा तो क्या होगा, मुश्किल होगी ना। तो अब उस जमाने में लोग एक दूसरे पे हुंडीज लिखते थे, फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं, जब कोई हुंडी ऑनर नहीं करेगा तो इशू आएगा, तो गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया 1881 में, दैट इज नॉन एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और वहां पर हुंडीज की बजाय एक नया इंस्ट्रूमेंट वर्ड यूज हुआ, दैट इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। है वही सब चीजें। आप देखो आपस में, हम आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करने के लिए कोई ट्रेड का कोई एक तरीका चालू करते हैं। शुरू में तो वो अनरेगुलेटेड होता है,
जब वो बहुत ज्यादा कल्चर में आ जाता है तो फिर गवर्नमेंट को क्या लगता है कि अब इसको क्या करना चाहिए, अब इसको रेगुलेट करना चाहिए। तो वो रेगुलेट करने के लिए क्या करते हैं, फिर वो अपना एक लॉ बनाते हैं, एंड दैट लॉ इज नोन एज आपका नेगोशिएबल, जो नेगोशिएबल चलता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1818 में। ये वैसे ये एक्ट काफी सारी चीजों को कवर करता है। आप जब इंटर में पढ़ेंगे तो आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, एक तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे, एक प्रोमिसरी नोट के बारे में पढ़ेंगे, और एक चेक भी पढ़ेंगे। अगर आप देखो चेक में भी तो आप यही चीजें लिखते हो, चेक और डीडी जो लिखते हैं, चेक भी तो बिल ऑफ एक्सचेंज ही एक तरीके का। आप देखो कभी चेक को पढ़ो, उसमें क्या लिखा होता है, चेक में आप ऑर्डर देते हो, किसको ऑर्डर देते हो, बैंक को ऑर्डर देते हो कि आप बैंक क्या करे, उस बंदे को पैसे दे दे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में भी तो यही होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, आप एक ऑर्डर करते हैं, और ऑर्डर किसको करते हैं, किसी थर्ड पार्टी को ऑर्डर करते हैं कि आप इस पे पेमेंट क्या करें। मतलब मिस्टर ए मिस्टर बी को गुड्स बेचता है, तो मिस्टर ए क्या हुआ, सेलर हुआ, और मिस्टर बी क्या हुआ, बायर। मिस्टर ए के लिए बी क्या है, मिस्टर ए के लिए बी क्या है, डेटर, और मिस्टर बी के लिए मिस्टर ए क्या है, ये इसका क्रेडिटर है। अब मिस्टर ए मिस्टर बी को कह रहा है कि आप एक काम करो, आप एक प्रॉमिसरी नोट या फिर आप क्या लिख के दे दो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि ये मेकर होता है, और प्रॉमिसरी नोट में मेकर कौन होगा, बी। तो यहाँ पर ए बी पे एक ऑर्डर लिख रहा है कि आप ये पैसे मुझे देंगे, और फिर उसकी साइनिंग हो रही है। जैसे 3 months का ऑर्डर हो रहा है जिसमें लिखा आता है आई ऑर्डर टू पे ₹3000 आफ्टर 3 months टू मिस्टर सी। अब यहां पर कौन ऑर्डर कर रहा है, यहाँ मिस्टर ए ऑर्डर कर रहा है किसको, मिस्टर बी को, कि आप क्या करें, आप 3000 रुपये पे कर दे किसको, और वो भी कितने महीने बाद, 3 महीने बाद किसको पे कर दे, मिस्टर सी को। अब आप देखो इसका ना बहुत बड़ा रोल है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक तो था कि मैंने बताया कि जैसे मैं कैश कैरी करना नहीं चाहता तो हुंडीज लिखते थे या बिल ऑफ एक्सचेंज लिखते हैं। एक फायदा ये भी तो होता है कि भी ये मनी के इक्विवेलेंट भी काम करने लग गया। मैं जैसे मुझे अब कैश कैरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरे पास एक प्रॉमिसरी नोट लिखा हुआ है, प्रॉमिसरी नोट लिखा हुआ है मुकेश अंबानी ने। अब वैसे समझो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी या नहीं होगी, अगर मेरे पास ये प्रॉमिसरी नोट लिखा है तो मैं जाके किसी और को दूंगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। सेम ऐसी एट पास 3 महीने तक क्या मैं उसे एज ए मनी यूज कर सकता हूं या नहीं कर सकता, कर सकता हूं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 2 फायदे हुए, एक तो आप ऐसे कह सकते हो उस जमाने में कैश नहीं कैरी करना पड़ा होगा, दूसरा ये एट पार मनी के काम भी कर रहा था, मतलब मैं ट्रांसफरेबल था, इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं, इसलिए एक एक्ट का नाम भी क्या था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो नेगोशिएबल होते हैं, जो 1 पर्सन टू अनदर पर्सन क्या होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं, इसमें कोई रजिस्ट्री नहीं करानी पड़ती। जैसे आप देखो मेरे पास प्रॉपर्टी है, क्या ये प्रॉपर्टी के पेपर मैं किसी को दे दूं, सिर्फ लिख के दे दूं, क्या वो प्रॉपर्टी उसकी होगी, मुझे क्या करना पड़ता है, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करानी पड़ती है। तो इसका मतलब वो पेपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स तो नहीं होते। बट आप देखो अगर आप बात करें इन एक्सचेंज की, मतलब इन करेंसीज इनकी बात करें, इन इंस्ट्रूमेंट्स की, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक की, ये क्या होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। मतलब आप इनको क्या कर सकते हो, इजीली 1 पर्सन टू अनदर पर्सन क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। मेयर एंडोजमेंट, आपने वर्ड सुना एंडोजमेंट, तो आप एंडोजमेंट करके आप क्या कर सकते हो, इन इंस्ट्रूमेंट्स को क्या कर सकते हो, 1 पर्सन टू अनदर पर्सन क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। तो समझ आ रहा है कि क्या है कि हुंडीज चलती थी, आपस में लोगों ने यूज करना शुरू किया, धीरे धीरे गवर्नमेंट को लगा कि कुछ रेमेडीज, लीगल रेमेडीज भी अवेलेबल होनी चाहिए, फिर डिसाइड हुआ कि फिर एक लॉ बना, दैट इज कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसमें फिर हमने 2 चीजें कवर करी, क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, और फिर हमने क्या कवर किया, हमने कवर किया साथ साथ चेक को भी कवर किया इस लॉ में। अब हम बात करते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कैसे होता है, जो मैं अभी बता ही रहा था कि मिस्टर एक्स कोई पर्सन है, सेलर है, वो गुड्स बेच रहा है किसको, मिस्टर वाई को। ठीक है जी, मिस्टर वाई को वो गुड्स बेच रहा है, यहां पर मिस्टर वाई कौन है, मिस्टर वाई परचेजर है। अब मिस्टर वाई क्या कर रहा है, मिस्टर, या मैं ऐसे बोल सकता हूं मिस्टर एक्स इसको गुड्स बेच रहा है और वो क्रेडिट दे रहा है कितने महीने का, 3 महीने का। बट वो इस 3 महीने के क्रेडिट में क्या कर रहा है, एक बिल ड्रॉ कर रहा है, मतलब एक ऑर्डर सा लिख रहा है। यहां पर ध्यान रखना, कई बार ना एग्जाम में आता है कि भी जो सेलर है, सेलर और बायर के बीच में रिलेशनशिप कौन सी स्टैब्लिश होगी, तो सेलर कौन बनता है, सेलर होता है क्रेडिटर। ध्यान रखना ये क्रेडिटर है किसके लिए,
वाई के लिए, और वाई इसके लिए क्या है, डेटर। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान रखना। और एक पार्टी और इन्वॉल्व होती है जिसको हम क्या बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में, पे। तीन पार्टी इन्वॉल्व होती है। पे मतलब जिसको पैसे मिलेंगे। एक्स देखो सेलर है, सेलर क्या कर रहा है, सेलर गुड्स बेच रहा है किसको, मिस्टर वाई को। यहां पर वो गुड्स जैसे ही खरीद रहा है वो क्या बन गया, वो डेटर बन गया किसके लिए, एक्स के लिए। अब एक्स क्या कर रहा है, एक्स कह रहा है कि भाई मैं आप पे एक प्रोमिसरी नोट या फिर क्या कर रहा हूं, प्रोमिसरी नोट वैसे एक्स तो नहीं अप्रोच करेगा, प्रोमिसरी नोट निकलने के लिए कौन अप्रोच करता है, वाई करता है। यहां पर एक्स हमेशा अप्रोच किसके लिए करेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए। तो एक्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ड्रॉ करने की बात करता है और वो लिखता है कि आई ऑर्डर टू पे, जैसे मैंने अभी लिखा, आई ऑर्डर टू पे ₹5,000 आफ्टर 30 डेज। डेज में भी लिखा जाता है, मैं इसलिए चेंज कर रहा हूं, मैंने वहां मंथ में लिखा था 5,000 टू मिस्टर जेड। यहां पर जेड को मैंने क्या बना दिया, पे। क्या वो पे में अपना नाम भी लिख सकता है, पे में आप जैसे लिखो चेक लिखते हो तो चेक में क्या अपना नाम भी लिख के पैसे ले सकते हो, बैंक से ले सकते हो। तो ऐसे ही तो होता है, चेक में भी तो ये होता है, चेक में अगर आप दूसरी पार्टी का नाम लिखोगे तो क्या होगा, पैसे उसको मिलेंगे। अगर आप अपना नाम लिखे सेल्फ लिख के लेते हो तो क्या होता है, पैसे आपको मिलते हैं। तो यही सब चीजें बिल्कुल मैं कह रहा हूं बिल ऑफ एक्सचेंज और ये क्या नाम है, चेक, बिल्कुल एट पार होते हैं। बट डिफरेंस इतना होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक नॉर्मल मतलब अलग पेपर पे लिखा जाता है, और जो चेक है वो बैंक के ही पेपर पे लिखा जाएगा, वो दूसरे पेपर पे नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पर क्या लिखा है, आई ऑर्डर टू पे ₹5,000 आफ्टर 30 डेज टू मिस्टर जेड, और यहाँ पर फिर साइनिंग होगी और स्टैंप लगी होती है। अब यहां पर तीन पार्टी जो बन रही है, एक्स को हम क्या नाम देंगे, एक्स को हम सेलर बोलते हैं, और साथ साथ हम एक्स को क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। अगर मैं बात करूं वाई की, वाई को हम क्या बोलते हैं, वाई आपका डेटर है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, परचेजर। और जेड कौन है, जेड आपका पे है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में हमेशा कितनी पार्टी होंगी, बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टी होंगी। एक कौन होगा, सेलर, और ये सेलर ही कौन होता है, मेकर। मेकर बोल दो या फिर आप इसको क्या बोल दो, ड्रॉर होता है। और परचेजर की बात करो तो ये कौन होता है, ये ड्रॉई होता है। और पेई आपका, पेई वो पार्टी होगी जिसको लास्ट में क्या मिलती है, पेमेंट मिलती है। सेम ऐसी अगर मैं बात करूं, ये प्रॉमिस हो जाए, अगर मैं आई ऑर्डर की बजाय इसमें क्या लिख दूं, आई प्रॉमिस टू पे, आई प्रॉमिस टू पे ₹5,000। आप देखो आपके करेंसी नोट्स पे भी कुछ ऐसे लिखा होता है, प्रॉमिस ही तो वर्ड यूज होता है। तो आई प्रॉमिस टू पे ₹5,000 आफ्टर 90 डेज या 30 डेज टू मिस्टर जेड और ऑर्डर, या मतलब आप ऐसे कह सकते हो मिस्टर जेड और ऑर्डर, मतलब मैं ये पैसे देने को तैयार हूँ किसको, मिस्टर जेड को, या मिस्टर जेड किसको ऑर्डर करेगा तो मैं ये पैसे उसको देने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर भी वही सेम है, साइनिंग होगी। अब यहाँ पर दो पार्टी होती है, पहली पार्टी कौन होती है, ड्रॉर और ड्रॉई। यहाँ पर दोनों सेम ही होंगे, मतलब जो एक्सेप्टर होता है, आप एक्सेप्टर की बात करें तो यहाँ एक्सेप्टर, यहाँ पर अगर बात करो एक्स ने गुड्स बेचे हैं, अगर एक्स ने गुड्स वाई को बेचे हैं, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, अगर एक्स ने गुड्स बेचे हैं टू वाई, तो यहाँ पर वाई ही बिल ड्रॉ कर रहा है, मतलब वाई ही बिल लिख रहा है। तो वो ड्रॉर भी खुद है, ड्रॉय भी खुद है, मतलब एक्सेप्टर भी खुद है। यहाँ पर नेक्स्ट पार्टी कौन सी होगी, पे। वहां पर तीन पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है ना, यहाँ पर तो तीन पार्टी होती है भाई। बिल ऑफ एक्सचेंज में मेकर कौन होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में मेकर ऑलवेज कौन होगा, क्रेडिटर। जो क्रेडिटर होता है वो बिल ड्रॉ करता है इस, और एक्सेप्टर कौन होता है, डेटर ही एक्सेप्टर होगा। यहां पर हमेशा क्या होगा, यहाँ दो ही पार्टी होती है, प्रॉमिसरी नोट में दो ही पार्टी इन्वॉल्व होती है। एक पार्टी यहाँ पर अगर बात करूं तो यहाँ पर एक्स की तो बात ही नहीं होगी, यहाँ पर एक्सेप्टर कौन है, वाई। वाई ही बिल ड्रॉ करेगा और इसमें वो पेई का नाम डालेगा, पेई का नाम क्या होगा, या तो एक्स हो सकता है या फिर इसका नाम क्या होगा, जेड होगा। मतलब वो किसी भी पार्टी का इसमें नाम लिख सकता है। यहाँ पर दो पार्टी होंगी, आप ध्यान रखना, प्रॉमिसरी नोट में हमेशा कितनी पार्टी इन्वॉल्व होती है, दो। और बिल ऑफ एक्सचेंज में हमेशा कितनी पार्टी इन्वॉल्व होती है, तीन। तीसरी पार्टी आपकी कौन सी हो जाती है, पेई। फर्स्ट पार्टी आपकी सेलर, सेकंड पार्टी डेटर हो जाती है। या फिर आप कह सकते हो ड्रॉर, ड्रॉई। ड्रॉई कौन है, जो बिल एक्सेप्ट करता है। एंड द लास्ट पार्टी पेई, जिसका नाम लिखा होता है, जिसको पैसे मिलने होते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होता है तो इसमें कुछ जर्नल एंट्रीज की बात होती है। ये पूरा चैप्टर किस पर बेस्ड है, जर्नल एंट्री पर बेस्ड है। तो जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ते हैं, यहाँ पर हमने एंट्रीज जो बात करनी है वो किसकी बात करनी है, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करनी है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में जब जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं
तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि वो बिल यूज कैसे हुआ है, मतलब बिल का इस्तेमाल कैसे हुआ है। 4 केसेस होते हैं जब हम इस चैप्टर में डिवाइड करते हैं। पहला केस होता है बिल रिटेन बाय ड्रॉर टिल ड्यू डेट। मतलब पहला केस है जिसमें क्या कर रहा है, ड्रॉर ड्यू डेट तक बिल को रिटेन करता है। दूसरी सिचुएशन होती है जब बिल डिस्काउंटेड हो जाता है, किससे, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। मतलब ड्रॉर ने क्या किया, बिल को डिस्काउंट करा लिया, कहां से, बैंक से। थर्ड सिचुएशन होती है बिल क्या हो जाता है, बिल एंडोज टू क्रेडिटर, कि आपने बिल किसको एंडोज कर दिया, क्रेडिटर को एंडोज कर दिया। और फोर्थ वन आपने क्या किया है, बिल आपने क्या कर दिया, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो बिल या तो ड्रॉर खुद रिटेन करता है ड्यू डेट तक, या फिर क्या होता है, बिल डिस्काउंट हो जाता है कहां से, बैंक से, या फिर बिल एंडोज कर देते हैं किसको, क्रेडिटर को, या फिर क्या हो जाता है, बिल सेंड कर देता है बैंक को, वो भी किसके लिए, कलेक्शंस के लिए। तो यहां पर हमने एंट्रीज पढ़नी है इन डिफरेंट सिचुएशंस की, अलग अलग सिचुएशन में एंट्रीज क्या क्या होंगी। तो सिचुएशन नंबर 1 की बात करूं मैं, सिचुएशन नंबर 1 की, सिचुएशन नंबर 1, इसमें क्या होता है, इसमें ड्रॉर क्या करता है, ड्रॉर बिल अपने पास रखता है कब तक, ड्यू डेट तक। तो यहां पर हमें एग्जाम में 2 पार्टीज की बुक्स बनानी होंगी, एक किसकी, ड्रॉर की, और दूसरी हमें किसकी एंट्रीज करनी होती है, ड्रॉई की। तो जो ड्रॉर होता है उसकी बुक्स में बात करूं तो वो कैसे करेगा, ड्रॉर पहले कौन है, पहले तो वो सेलर बनता है, और ये सबसे पहले क्या बनता है, परचेजर। ठीक है, तो पहली इवेंट क्या होगी, ऑन डेट ऑफ गुड्स सोल्ड, जब वो उसको गुड्स बेचेगा, मतलब ये पार्टी इसको गुड्स बेचती है, तो इसकी बुक में एंट्री क्या होती है, परचेजर या कस्टमर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और इसकी बुक में एंट्री क्या होगी, इसकी बुक में होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, डेबिट, और टू क्या आ जाएगा, टू सेलर। यहां पर आ जाएगा बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड सोल्ड, और यहां पर आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर क्या होगा फिर, अब इसने बिल ड्रॉ किया ऑन डेट ऑफ बिल ड्रॉ। जब वो इस पे बिल ड्रॉ करेगा तो बिल ड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी इसकी बुक्स में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डेबिट टू ड्रॉई या टू एक्सेप्टर, एक ही बात है, इसी का नाम आएगा। अगर मैं बात करूं ये ए है और ये बी है, तो ये अब फर्स्ट अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा, अगर ए की बुक की बात करूं तो ए फर्स्ट एंट्री क्या करेगा, अगर ए सेलर है और बी बायर है, अगर ए सेलर है बी बायर है, तो फिर इसका मतलब फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बी डेबिट टू सेल्स, और यहां पर क्या होगी, परचेजेस टू ए, यहां पर क्या आएगा, टू बी, यही ड्रॉ ही है। और ये अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करने की करेगा, ये अपनी बुक में क्या करेगा, ड्रॉर बोल दे, या फिर ये इसको क्या बोलेगा, क्रेडिटर, या फिर आप इसको डेटर भी बोल सकते हो, डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ऑन डेट ऑफ बिल ड्रॉन, और फिर उसके बाद ऑन पेमेंट ऑफ बिल ऑन मैच्योरिटी। जब आप मैच्योरिटी पे आप इस बिल के पैसे पे कर देंगे,
जो पेमेंट होगी, मतलब ड्रॉई जब बिल को ऑनर कर देता है या फिर बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। जब बिल ड्यू डेट पे क्या होता है, ऑनर हो जाता है। तो ऑनर करने की एंट्री क्या होती है, जब हम बिल ऑनर कराते हैं तो इसकी बुक में एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और इसकी बुक में एंट्री क्या होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है, अगर ड्रॉई चाहे, या मैं से बात करूं केस नंबर 2, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। अगर बिल डिस्काउंट करा लेंगे बैंक से, डिस्काउंट कराने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक बिल था, मतलब मैं मिस्टर एक्स की बात करूं, मिस्टर एक्स के पास एक बिल है और वो उसने ड्रॉ किया किसके ऊपर, जिसकी मेच्योरिटी में कितना टाइम पीरियड है, 3 महीने का टाइम पीरियड है, और एक्स को फंड्स की रिक्वायरमेंट है इमीडिएटली, मतलब अभी चाहिए। तो वो क्या करता है, वो इस बिल को किसको एंडोर्स कर देता है, बैंक को, मतलब बैंक को दे देता है। और जब वो बैंक को देता है तो साथ साथ लिख के देता है कि ये बिल की पेमेंट अब किसको होगी, बैंक को होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक में क्या होगा, जब आप बिल डिस्काउंट कराते हो बैंक से तो इसमें क्या हो जाता है कि बिल आप किसको बेच रहे हो, आप बिल बैंक को बेच रहे हो, और बैंक आपको क्या कर रहा है, इमीडिएट आपको क्या प्रोवाइड करा रहा है, कैश अरेंज कर रहा है, मतलब फंड्स अरेंज करके दे रहा है। तो इस केस में इमीडिएट आपके पास एक्स के पास क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, और ऑन मेच्योरिटी अब वाई किसको पैसे देगा, बैंक को देगा। तो आप ध्यान रखना, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक का मतलब होता है कि आपने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया किसके ऊपर, अपने डेटर के ऊपर, बट वो बिल की मेच्योरिटी क्या है, 3 महीने बाद या कुछ आफ्टर सम पीरियड है, बट आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट इमीडिएट है। तो आप क्या करते हैं, इस बिल को क्या करते हैं, बैंक से डिस्काउंट कराते हैं, मतलब बैंक क्या करता है, इस बिल पे कुछ पैसे काट के आपको क्या करेगा, पे कर देगा। और फ्यूचर में जब आप पेमेंट की बात आएगी तो जो पेई है, जो पेई है वो पेई अब एक्स ना बन के अब कौन बन जाएगा, अब बैंक बन जाएगा। और जो ड्रॉर है, जो एक्सेप्टर है, अब उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि आप पैसे अब किसको ना दें, एक्स को ना दें, अब किसको दें, आप बैंक को दें। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो आप ऐसे देखो, अगर मैं बात करूं किसकी बुक्स की, यहां पर ड्रॉर की और ड्रॉई की। ड्रॉर अपनी बुक में पहली एंट्री क्या करेगा, जब वो गुड्स, सेम इवेंट तो वही स्टार्ट होगा। आप ऐसे देखो ना, ड्रॉर या फिर बात करूं सेलर, सेलर पहला काम तो वही करेगा, गुड्स बेचने की करेगा। तो यहां पर ऑन डेट ऑफ सेल, ऑन डेट ऑफ सेल जो पहली एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी डेटर या फिर कस्टमर डेबिट टू सेल्स। फर्स्ट एंट्री इसकी बुक में यही होगी। इसकी बुक में क्या होगी, ड्रॉई की बुक में, परचेजेस अकाउंट डेबिट, डेबिट टू सेलर या फिर क्रेडिटर्स। फिर उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने की, ऑन डेट ऑफ ड्रॉइंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करोगे तो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने की डेट पे एंट्री क्या होगी, सेम वही, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, टू डेटर या ड्रॉइंग। और यहां पर क्या आ जाएगा, क्रेडिटर डेबिट टू बिल्स पेबल। आप क्रेडिटर भी बोल सकते हैं, आप इसको ड्रॉइंग भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। फिर उसके बाद अब ये क्या करता है, ऑन डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या कर रहे हो, डिस्काउंट कराते हो, तो डिस्काउंट कराने पे क्या होगा, इसके पास पैसे आएंगे जो बिल डिस्काउंट कराता है। तो डिस्काउंट कराने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट और फिर डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, डेबिट और टू क्या आ जाएगा,
टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये इसकी बुक। और जब वो डिस्काउंटिंग होगी, जिस दिन ये बिल डिस्काउंट होगा उस दिन ड्रॉय की बुक में एंट्री क्या होगी? नो एंट्री। ड्रॉय अपनी बुक्स में कोई रिकॉर्डिंग नहीं करता, सिर्फ रिकॉर्डिंग कौन करता है? जो डिस्काउंट कराता है सिर्फ वही रिकॉर्ड करता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि डिस्काउंटिंग में क्या होगा कि जब बिल डिस्काउंट होता है तो जो डिस्काउंट कराता है, जो पार्टी डिस्काउंट कराती है, उसको पैसे क्या मिल जाते हैं? उसको पैसे इमीडिएट मिल जाते हैं। और फिर ये पेई क्या, यहाँ पर आके पेई में अब कौन कन्वर्ट हो जाएगा? जो पेई बनेगा वो कौन बनेगा? बैंक बनेगा। और यहाँ पर जब ड्यू डेट आएगी, ऑन ड्यू डेट, ऑन मैच्योरिटी डेट, जब पेमेंट होगा तो वो पेमेंट की एंट्री किसकी बुक्स में होगी? यहाँ पर ड्रॉय की बुक्स में होगी। तो ड्रॉय अपनी बुक्स में पेमेंट की एंट्री क्या करेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और यहां पर जो पेई है, पेई की पार्टी कौन है? बैंक है ना। तो बैंक की बुक्स में क्या एंट्रीज होंगी? बैंक की बुक्स बनाए तो ऑन डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करोगे, डिस्काउंटिंग पे आपके बुक्स में एंट्री क्या होगी? बीआर आपके पास आ रहा है। और हाँ, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और आपके पास से पैसा जा रहा है टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंटिंग चार्जेस या इनकम, तो इसकी बुक में डिस्काउंटिंग इनकम अकाउंट आ जाता है जब वो बिल डिस्काउंट करता है तो। और नेक्स्ट होता है जब बिल डिस्काउंट करा लेते हैं, ये आ गया बिल रिसीवेबल टू कैश टू डिस्काउंटिंग इनकम। और फिर उसके बाद यहां पर आ जाता है आपका जब ऑन मैच्योरिटी, जब उसको पैसे मिल जाते हैं, जब बैंक को पैसे मिलेंगे तो ऑन मैच्योरिटी डेट उसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है जी। तो यह, हाँ जी, ये नोट नहीं किया आपने? ये वाला हो गया आपका नोट? पहले ये कर लो ना, फिर पीछे का मैं दिखा देता हूँ। तो ये चैप्टर ना मोर लेस आपको जर्नल एंट्रीज ही करनी है आपको। इसमें ज्यादातर ये जर्नल एंट्रीज का ही पार्ट पूछते हैं आपसे एग्जाम में। हाँ जी, इसमें कोई डाउट बचे? ये तो आप लोग वैसे भी 11th में ये चीजें पढ़ी हुई हैं आप लोगों ने। नेक्स्ट है इसके बाद एंडोजमेंट। अगर आप एंडोजमेंट की बात करें तो एंडोजमेंट में क्या हो जाता है? एंडोजमेंट ऑफ बिल में क्या होता है? दिस इज ट्रांसफर ऑफ बिल फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। यहां पर बिल आप क्या करते हो? एक दूसरी पार्टी को ट्रांसफर कर देते हो। ठीक है, ज्यादातर ये बिल किसको ट्रांसफर होता है? आपके क्रेडिटर को। मतलब जनरली क्या होगा, एक्स अगर ड्रॉ कर रहा है किस पे बिल, एक्स ड्रॉ करता है बिल वाई पे, तो वो ये बिल किसको एंडोज कर देता है, किसके फेवर में डाल देता है? वो अपने किसी क्रेडिटर, सपोज करो जेड को उसने पेमेंट करनी है, तो अब वो बिल पे एंडोजमेंट साइन करके वो क्या करता है, बिल किसको दे देता है? जेड को। तो यहाँ पर सेम इवेंट होगा। पहले क्या होगा, एक्स क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक्स ने गुड्स बेचे किसको, वाई को, और फिर एक्स ने क्या किया, एक्स ने बिल ड्रॉ किया, और आफ्टर सम डेज एक्स ने क्या कर दिया, एक्स ने बिल एंडोज कर दिया किसके फेवर में, जेड के। और अब जो वाई है, वाई किसको पे करेगा अब ये सारे पैसे, जेड को। तो जो पेई होता है वो पेई अब कौन बन जाएगा इसमें, जेड बन जाएगा। तो यहां पर आप ध्यान रखना है, जब बिल एंडोजमेंट होती है, एंडोजमेंट का मतलब है आपने बिल क्या किया है, दूसरी पार्टी को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब ट्रांसफर कर रहे हो या सेल कर रहे हो, ये आपको खुद क्वेश्चन में देखना है। इन जनरल तो वो क्या होता है, अगर आप किसी को बिल दे रहे हो, कोई फ्री में तो नहीं दे रहे हो आप बिल, भाई किसी के पैसे देने होंगे तभी तो आप एंडोजमेंट कर रहे हो। तो ये जो एंडोजमेंट होती है वो इन जनरल क्या होती है, आपके क्रेडिटर को होती है। तो अगर मैं बात करूं जो पार्टी एंडोज करती है उसको क्या बोलते हैं, आप लिख ले, द पर्सन
the person endorses the bill is called endorser. जो पर्सन बिल एंडोज करता है उसको क्या बोलते हैं? एंडोजर बोलते हैं. एंड द पर्सन in favor of which bill is endorsed is called endorsee. तो जो पर्सन बिल एंडोज कर रहा है, जो मतलब बिल ट्रांसफर कर रहा है, उसको तो हम क्या नाम दे रहे हैं? उसको नाम दे रहे हैं एंडोजर. इज कॉल्ड एंडोजर. और जिसके फेवर में बिल जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको एंडोजी करते हैं. तो यहां पर ध्यान रखना, एंडोजर कौन है? अगर एक्स बिल एंडोज कर रहा है किसके फेवर में? जेड के. तो एक्स यहां पर कौन बना? एंडोजर बना. और जेड क्या बना? जेड आपका क्या बन रहा है? एंडोजी. तो यहां पर ध्यान रखना कि अगर बिल एंडोज्ड होता है तो फिर दो पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है. एक पार्टी को हम बोलते हैं एंडोजर और दूसरी पार्टी कौन है? एंडोजी. अब एंडोजर की बुक में एंट्री क्या होती है जब वो बिल एंडोज करता है? तो यहां पर वो बिल एंडोजी को दे रहा है. तो जब आप बिल एंडोजी को दोगे तो एंट्री क्या होगी? एंडोजी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. ठीक है. और यहां पर क्या होगा? यहां पर बिल आ रहा है तो इसलिए इसकी बुक्स में एंट्री क्या होगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एंडोजी. ठीक है. तो यहां पर हम एंट्री करेंगे एंडोजी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और यहां पर क्या करेंगे? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एंडोजर. ये इसकी बुक में होगा. और अगर आप ऐसे देखें कि भी जो बिल कलेक्शन की बात होती है, फाइनल पेमेंट अब किसके पास आएगी? फाइनल पेमेंट इसके पास आती है. अब जो पेमेंट दिखाएगा, जो बिल की रिसीविंग दिखाएगा, वो ये दिखाएगा. ऑन मैच्योरिटी इसकी बुक्स में एंट्री आएगी. ऑन मैच्योरिटी जब ये बिल रिसीव करेगा तो इसकी बुक में एंट्री क्या होगी? इसकी बुक में होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. ठीक है. तो जिसकी बुक में पेमेंट आती है फाइनल पेमेंट, वो अपनी बुक में एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. लास्ट है इसके बाद जब बिल कलेक्शन के लिए जाता है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन. बिल सेंड फॉर कलेक्शन. जब आप बिल कलेक्शन के लिए भेजते हो, तो जब आप बिल कलेक्शन के लिए भेजोगे तो एंट्री क्या होगी? आप बिल कलेक्शन के लिए भेज रहे हैं. मतलब यहां पर क्या होता है? यहां पर देखो, दूसरे केस में क्या होता है? जो केस 2 होता है बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक में, यहां पर होता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक. और फर्स्ट केस जो सेकंड केस है उसमें क्या होता है? इससे पहले वाला केस जो होता है बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक. बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक में आप क्या करते हो? आप बिल बैंक को भेज देते हो. यहां पर आप बिल क्या कर रहे हो? बैंक को एज एन एजेंट आप अपना बिल दे रहे हो. आप क्या कह रहे हो? बैंक हमारे बिहाफ पे क्या करो, आप इस बिल को कलेक्ट करो और हमारे पैसे क्या कर दो? हमारे बैंक अकाउंट में क्या कर दो? डिपॉजिट कर दो. तो केस 2 और केस 4 में डिफरेंस होता है. जब हम बिल डिस्काउंट कराते हैं बैंक से तो वहां पर हम पैसे ले लेते हैं और बैंक क्या बन जाते हैं? बैंक पेई बन जाता है. यहां पर पेई कौन है? यहाँ पर पेई हम ही रहते हैं. यहाँ हम बैंक को क्या कर रहे हैं? सिर्फ आप हमारे बिहाफ पे क्या करें? आप पैसे कलेक्ट करें. तो इसका मतलब बैंक क्या बन जाएगा? एक एजेंट बन जाएगा. तो यहाँ पर बिल ना हम बैंक को एज एन एजेंट देते हैं कि हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ बिल्स हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम सारे बिल्स की ड्यू डेट याद नहीं रख सकते, या तो हम खुद करें, 2 पर्सन अपॉइंट करें जो क्या करें, हर मैच्योरिटी डेट पे ध्यान रखे, रिमाइंडर भेजे. तो ये काम हमने क्या कर दिया? आउटसोर्स कर दिया. ये हमने किसको दे दिया? ये काम हमने बैंक को दे दिया कि बैंक आप हमारे बिल्स को क्या करें? टाइम टू टाइम रिमाइंडर भेजे और हमारे बिल्स कलेक्ट करके क्या करें? हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दे. तो यहाँ पर जब आप बिल कलेक्शन के लिए भेजते हो तो आप ड्रॉर की बुक में क्या एंट्री करोगे? जो कलेक्शन के लिए भेजा जाता है तो ड्रॉर की बुक में एंट्री होती है. इससे पहले एक अकाउंट खुलता है, दैट इज नोन एज बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट. बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट और टू क्या आ जाएगा? टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर. ये होता है बीइंग
इसकी एंट्री होती है बीइंग बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ये उसकी बुक में आएगा जिसने भेजा होगा। आप मुझे एक बात बताओ, एज ए एक्सेप्टर आपको क्या फर्क पड़ता है कि बैंक मतलब ड्रॉर ने ये बिल आपने पास रखा या फिर कलेक्शन के लिए दे दिया? आप देखो, एज ए एक्सेप्टर आपने बिल एक्सेप्ट कर लिया, बस यही बहुत है। आप इसी बात की एंट्री करते हो, आप गुड्स खरीदने की करते हो और साथ साथ आप किस चीज की एंट्री करते हो? आप बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री करते हो, और लास्ट में फिर आप किसकी एंट्री करते हो? बिल्स पे करने की। ड्रॉर इस बिल का क्या करता है? ड्रॉर इस बिल को अपने पास रिटेन करता है, बैंक से डिस्काउंट कराता है, या फिर क्या करता है? क्रेडिटर को एंडोर्स कर देता है। इन ऑल केसेस इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ एंट्रीज किसकी बुक्स में होती है? ड्रॉर की बुक्स की एंट्रीज चेंज होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, और फिर क्या होगा? ऑन मेच्योरिटी, ऑन मेच्योरिटी जब पैसे मिलेंगे, ऑन मेच्योरिटी ऑफ बिल, जब बिल की मेच्योरिटी आएगी फिर क्या एंट्री होगी? हाँ जी, ऑन मेच्योरिटी जब पेमेंट आएगी तो पेमेंट हमारे कौन से अकाउंट में आएगी? बैंक अकाउंट में। तो यहाँ कैश नहीं आएगा, हमारा बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। एंट्री क्या होगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट। हमने एक अकाउंट खोला था, किस नाम से? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये बेसिकली हम पहले लिखते थे कि ये हमारा एसेट होता था, अब हमने इस एसेट को क्लोज करके कौन सा अकाउंट ओपन कर दिया था? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। कि ये पैसे हमने लिख दिया था कि हमने कलेक्शन के लिए भेज दिया बैंक को, हमने लिखा था कि बैंक से इन बिल्स के पैसे लेने हैं। अब यहां पर ये अकाउंट क्लोज होगा, तो हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। ठीक है जी, तो यहां पर एंट्रीज चेंज हो जाती है। तो ध्यान रखना, जब आप बिल कलेक्शन के लिए भेजते हो तो आपकी उसमें एंट्री क्या होती है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर। और जब ये बिल के पैसे कलेक्ट होते हैं ऑन मैच्योरिटी डेट, तो फिर आप क्या लिखते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये अकाउंट जो ओपन किया आपने, इस अकाउंट को क्या करते हैं? आप क्लोज कर देते हो। तो आपको एग्जाम में ये देखना है कि आपने एंट्रीज किस किस की करनी है। आपने टाइप्स ऑफ बिल्स, जो बिल होते हैं उनको हम एज पर स्टडी दो पार्ट्स में टाइप डिवाइड कर देते हैं, जो हमारा इंस्टीट्यूट डिवाइड करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को। एक होता है आपके कमर्शियल बिल, या फिर हम इन बिल्स को बोलते हैं ट्रेड बिल्स। नेक्स्ट है हमारा एकोमोडेशन बिल। अब जो कमर्शियल बिल्स होते हैं जो ट्रेड पर्पज से लिखे जाते हैं, जो कमर्शियल पर्पज, दीज बिल्स आर ड्रॉन फॉर कमर्शियल पर्पज। मतलब आप कमर्शियल पर्पज से क्या करते हैं? इस बिल को ड्रॉन करते हैं। और एकोमोडेशन बिल में क्या होता है? दीज बिल्स आर ड्रॉन फॉर म्यूचुअल हेल्प। ये बिल आप किस लिए ड्रॉ करते हो? म्यूचुअल हेल्प के लिए ड्रॉ करते हो। जैसे ए ने बी की हेल्प के लिए बिल ड्रॉ कर दिया। कैसे? जैसे सपोज करो ए ने एक बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, ठीक है, और यहां पर एक्सेप्टर कौन बन रहा है? ये एक्सेप्टर बन रहा है बी। अब बात आती है कि बी ने कोई गुड्स तो खरीदे नहीं, वो क्या कर रहा है? वो ए की हेल्प के लिए बिल डिस्काउंट, मतलब ये बिल ड्रॉ कर रहा है। किस लिए? कि ए क्या करेगा? आप इस बिल को डिस्काउंट करा लेगा, पैसे ले लेगा। जैसे मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मेरे को पैसे की जरूरत है, मैं ए हूँ, मैं बी को अप्रोच करता हूँ, आप मेरी हेल्प कर दो। वो कहता है पैसे तो मेरे पास है नहीं भाई, ए एज ए मैं बी को अप्रोच कर रहा हूँ कि मुझे पैसे फंड्स की जरूरत है, मेरी फंड्स की रिक्वायरमेंट, आप मुझे पैसे उधार दे दो। बी कहता है मेरे पास फंड्स तो है नहीं, आप एक काम करो, मेरे नाम से एक बिल लिख लो, ठीक है, एक बिल ड्रॉ कर लो, और फिर बिल ड्रॉ करने के बाद क्या करो? आप ये बिल किससे डिस्काउंट करा लो? बैंक से डिस्काउंट करा लो। और डिस्काउंट कराने के बाद आप क्या करो? ये पैसे यूज कर लो। ऑन मेच्योरिटी डेट पैसे देने किसको है? बी को पैसे देने। तो फिर ए क्या कर रहा है? ए मेच्योरिटी डेट पे पैसे भेज देगा किसको? बी को। वो बी को पैसे भेज देगा और फिर फाइनली क्या होगा? वो इस बैंक को पे कर देगा। तो यहां पर होता है कि ये वाले बिल जो ड्रॉ होते हैं,
ये एक सिंगल हेल्प के लिए लिखे जाते हैं या हो सकता है म्यूचुअल हेल्प के लिए भी लिखे जाते हो। तो हमारे एग्जाम में ना ये वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में ज्यादा रेलिवेंट है। इसमें क्या होता है, कई तरीके से हेल्प होती है। या तो हेल्प सिर्फ किसको हो रही है, ए की हेल्प हो रही है, या फिर हो सकता है ए और बी दोनों एक दूसरे पे बिल ड्रॉ कर देते हैं 10,000 का, मतलब ए को भी पैसे चाहिए बी को भी चाहिए। ए बी पे बिल ड्रॉ कर रहा है और बी किस पे बिल ड्रॉ कर रहा है, ए पे। ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ए बी पे बिल ड्रॉ कर रहा है और बाद में क्या करता है, जब ए जैसे बिल डिस्काउंट कराता है वो आपस में आधा आधा पैसा रख लेते हैं। अलग अलग तरीके से बिल ड्रॉ होता है। फर्स्ट वाला तरीका तो ये होगा कि ए भी बी पे बिल ड्रॉ कर रहा है 10,000 का, बी भी ए पे बिल ड्रॉ करता है 10,000 का। दूसरा तरीका कि ए सिर्फ बी पे बिल ड्रॉ करता है कितने का, 20,000 का, और फिर बाद में डिस्काउंट करा के क्या करता है, आधे पैसे आपस में शेयर कर लेते हैं। या फिर हो सकता है सिर्फ एक ही की हेल्प के लिए। तो हमारे एग्जाम में ज्यादा वाला इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आराम से 10 नंबर का बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये वाले बिल की बात करते हैं। कमर्शियल बिल्स क्या होते हैं, जो आपस में कमर्शियल पर्पज से लिखे जाते हैं। मतलब ए बी को गुड्स बेच रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो बी पे बिल ड्रॉ कर रहा है। तो ये तो कमर्शियल पर्पज से लिखे जा रहे हैं, एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प के लिए नहीं लिखे जा रहे। तो जो कमर्शियल पर्पज या ट्रेड पर्पज से बिल लिखे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, कमर्शियल बिल बोलते हैं। अब बिल जो अलग अलग टाइम पीरियड के बेस पे क्लासीफाई होते हैं, एक होता है बिल आफ्टर डेट, एक होता है बिल आफ्टर साइट। ठीक है, और एक होता है बिल एट साइट। तो तीन तरीके के बिल है, ये समझने सबसे पहले तो ये हम क्लासिफिकेशन तो कर रहे हैं, ये तो होती है पहली क्लासिफिकेशन कि यूजेंस क्या है, मतलब किस तरीके से कमर्शियल बेसिस पे ड्रॉ रहे हैं या फिर एक दूसरे की हेल्प के लिए। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो टाइम बेसिस पे बिल ड्रॉ होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि टाइम बेसिस पे कि बिल आफ्टर डेट है, बिल आफ्टर साइट है, या बिल एट साइट है। अगर ए बी को गुड्स बेचता है और वो भी बिल कब गुड्स बेच रहा है, सपोज करो 10 जनवरी को वो गुड्स बेच रहा है, और वो कह रहा है बी को इन्फॉर्म करता है कि मैं आप एक बिल ड्रॉ कर रहा हूँ। बी से इसकी हाँ आप एक काम करो, ये बिल मेरे ऊपर ड्रॉ कर दो, मैं इस बिल को एक्सेप्ट कर लूंगा। और जो बिल की ड्यूरेशन है सपोज करो वो 30 डेज या 3 मंथ्स की है। अगर तो ये बिल आफ्टर डेट है, बिल आफ्टर डेट का मतलब है कि भी ये बिल लिखा किस डेट पे गया, 10 जनवरी को। तो अगर बिल 10 जनवरी को लिखा गया है और ये बिल आफ्टर डेट वाला है, तो इसका मतलब इसमें जो बिल का ड्यूरेशन है वो कहां से स्टार्ट होगा, आफ्टर डेट का मतलब है जिस डेट पे बिल ड्रॉ हुआ है। अब ऐसे देखो ना, ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया और ए जब बी पे बिल ड्रॉ कर रहा है तो वो कह रहा है कि भाई अभी आप ऐसे देखो ना, ए ने बी को गुड्स भेजे, अब वो कह रहा है कि मैं आप पे बिल ड्रॉ कर रहा हूं। बी ने अभी बिल देखा नहीं है, बी ने बिल देखा नहीं है। अगर बी कहता है कि नहीं हाँ मैं बिल तो ड्यूरेशन स्टार्ट करूंगा जब मैं बिल को क्या करूंगा, अगर बिल की ड्यूरेशन डेट ऑफ ड्रॉन से स्टार्ट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आफ्टर डेट। और अगर ड्यूरेशन कहां से स्टार्ट होती है, आफ्टर साइटिंग का मतलब है जिस दिन बी बिल को एक्सेप्ट कर लेगा, जिस दिन उसकी साइनिंग कर देगा, अगर वहां से स्टार्ट होगी तो ऐसे बिल को हम क्या बोलते हैं, बिल आफ्टर साइट। जैसे ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया लेकिन अभी तो उसने साइनिंग नहीं की ना, अभी एक्सेप्ट तो नहीं किया, तो यहां पर आता है कि बिल की डेट या ड्यूरेशन स्टार्ट कहां से होगी। अगर बिल आफ्टर डेट वाला है तो आप ध्यान रखना, अगर बिल आफ्टर डेट वाला होता है तो इसका मतलब जिस दिन बिल लिखा है, बिल किस दिन लिखा गया है 10 जनवरी को, तो इसका मतलब बिल की ड्यूरेशन का, आप ऐसे देखो 10 जनवरी को बिल लिखा गया है, बी ने ये बिल एक्सेप्ट किया है 5 फरवरी को, तो वो 3 महीने 5 फरवरी स्टार्ट होंगे या 10 जनवरी स्टार्ट होंगे। अगर तो बिल आफ्टर डेट है, ध्यान रखना बिल आफ्टर डेट है तो ड्यूरेशन कहां से स्टार्ट होती है, 10 जनवरी से। अगर ये बिल आफ्टर साइट वाला है तो इसका मतलब फिर बिल की ड्यूरेशन कहां से स्टार्ट होगी, बिल की ड्यूरेशन स्टार्ट होगी 5 फरवरी से। मतलब उसने 5 फरवरी को क्या किया, उसने 5 फरवरी को क्या किया, बिल एक्सेप्ट किया, मतलब बिल की साइटिंग किया। तो साइटिंग वाले डेज से अगर आपकी ड्यूरेशन काउंट होती है तो ऐसे बिल को क्या बोलते हैं, बिल आफ्टर साइट। एक होता है बिल एट साइट। बिल एट साइट का मतलब होता है कि भी मैंने बिल में ड्यूरेशन मेंशन ही नहीं की, मैंने कहा भी मिस्टर एक्स क्या कह रहा है, मिस्टर एक्स कह रहा है कि आप मुझे पैसे दोगे जिस दिन बिल हम आपको प्रेजेंट करेंगे, दैट इज बिल एट साइट। इसमें ड्यूरेशन है ही नहीं, समझना। बिल एट साइट का मतलब क्या हुआ कि मैंने एज एन एक्स मैंने क्या करा, मैंने एक बिल ड्रॉ कर दिया किसके ऊपर, वाई के ऊपर, और मैंने इसमें ड्यूरेशन नहीं लिखी, मैंने कहा भी एट साइट पेबल होगा। एट साइट का मतलब है जिस दिन हम आपको क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, उस दिन आप मुझे उसके पैसे देंगे। ज्यादातर आप ऐसे देखो, जब आप बैंक के पास जाते हो तो चेक पे एक डेट होती है,
अगर मैं उस डेट, जैसे आज ही की डेट डालूं तो बैंक को अगर मैं आज ही प्रेजेंट करूंगा तो बैंक मुझे आज ही पैसे देगा। तो एट साइड का मतलब क्या होता है? एट साइड का मतलब होता है कि आपको उसी टाइम पे क्या मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे। तो यहां पर आपको बिल एट साइड का मतलब यही है कि बिल एट साइड का मतलब हमने कोई ड्यूरेशन नहीं डाली, लेकिन यहाँ पर जिस दिन साइटिंग होगी, जिस दिन मतलब ए बिल को किसको प्रेजेंट करेगा, बी को, उसी दिन ही क्या होगा, बिल के पैसे, मतलब ए ने बी को गुड्स बेचे और उसने कहा भी मैं बिल ड्रॉ कर रहा हूं, उसने कहा ठीक है, कह रहा जिस दिन आप इस बिल को प्रेजेंट करोगे मैं उस दिन पेमेंट करने के लिए तैयार हूं, आप मेरे पास जिस दिन बिल लाओगे मैं उसी दिन उसकी क्या कर दूंगा, मैं पेमेंट कर दूंगा। तो ऐसा बिल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, बिल एट साइट। तो बिल एट साइट ध्यान रखना, मिक्स मत करना बिल आफ्टर साइट और बिल एट साइट। बिल आफ्टर साइट का मतलब होता है इसमें ड्यूरेशन होगी, इस वाले बिल में भी क्या होती है, ड्यूरेशन होती है। एक कंसेप्ट पढ़ते हैं हम लोग ग्रेस डेज का, याद है ग्रेस डेज होती है। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने दिन ग्रेस के मिलते हैं? ध्यान रखना ये वाले बिल पे कोई ग्रेस डेज नहीं होता। अगर आपका बिल कौन सा है, एट साइड का है, तो इस बिल में कभी भी ग्रेस पीरियड की बात नहीं होती, इसमें ग्रेस डेज नहीं मिलते। तो ध्यान रखना है ग्रेस डेज 3 होते हैं। जब हम बिल की फाइनल मेच्योरिटी डेट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो ड्यू डेट बनती है वो कैसे बनती है, जैसे अगर हम बात करें, अगर मैंने बिल क्या ड्रॉ किया है, 1 जनवरी को मैंने बिल ड्रॉ किया है, अगर मैंने 1 जनवरी को बिल ड्रॉ किया है और 1 महीने का बिल ड्रॉ किया है, तो बिल की ड्यू डेट क्या बनेगी, क्या बनेगी, यहां पर बनेगी 4th Feb। कैसे, 1 मंथ। अब देखो जब ड्यूरेशन मंथ्स में एक्सप्रेस होती है, अगर ड्यूरेशन कैसे एक्सप्रेस है, मंथ्स में, तो आपको यही डेट उतने पीरियड के बाद चेक करनी होती है। जैसे मैं अगर बात करूं कि अगर ड्यूरेशन 1 महीने की है तो 1 महीने बाद यही डेट दोबारा से ढूंढो, 1 महीने बाद दोबारा से ये डेट ढूंढनी है। तो 1 महीने बाद ये दोबारा डेट कब आएगी, ये डेट दोबारा कब आई, 1 फेब को, और इसमें 3 दिन ग्रेस के जोड़ दो तो क्या बन गया। अगर मैंने बिल ड्रॉ किया सपोज करो 31 जनवरी को और 1 महीने की ड्यूरेशन है, अब क्या बनेगा, तो बिल की ड्यू डेट क्या बनेगी। अब अगर आप ऐसे देखो 31 जनवरी, तो 1 महीने बाद फिर मुझे यही डेट ढूंढनी है, 1 महीने बाद ये डेट तो अब आएगी नहीं, तो लास्ट डे ऑफ द मंथ देखते हैं। मतलब जब डेज काउंटिंग, जब आपको ड्यू डेट निकालनी होती है, तो जैसे 31 जनवरी को मैंने बिल ड्रॉ किया और 1 महीने का बिल ड्रॉ किया, तो 1 महीने बाद यही डेट ढूंढो। अगर जैसे वैसे बात करूं कि 1 महीने बाद अगर ये डेट नहीं मिल रही तो लास्ट डे ऑफ द मंथ, अगर लास्ट डे 28 फरवरी है तो मैं 28 लूंगा, और अगर 29 है तो 29 लूंगा, और फिर उसमें 3 दिन क्या करूंगा, मैं ऐड बैक कर दूंगा। और अगर आप ऐसे बात करें कि लास्ट डे अगर पब्लिक हॉलीडे हो तो नहीं, प्रीसीडिंग डे, हाँ हम प्रीसीडिंग डे लेते हैं। ध्यान रखना अगर 4 फरवरी क्या है, पब्लिक हॉलीडे है, तो इसका मतलब फिर हम क्या बात करेंगे, अगर मतलब बैंक बंद है तो फिर उस दिन में क्या करते हैं, फिर हम एक प्रीसीडिंग डे लेते हैं। अगर आपकी इमरजेंसी हॉलीडे पड़ता है तो नेक्स्ट वर्किंग डे होता है। तो ध्यान रखना है आपको इस बात को कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्यूरेशन होती है, अगर मैं बात करूं मैंने 1 जनवरी को बिल ड्रॉ किया है और ड्यूरेशन 30 डेज की है, अब बिल की ड्यूरेशन कैसे निकालूंगा, यहां पर कैसे बनेगा, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज में मैं डेज में दे रहा हूं तो डेज में कैसे काउंट करोगे, तो यहां पर हम 30 दिन लेंगे, 30 दिन बनाए तो कौन सी डेट बन रही है, 31 जनवरी, और फिर इसमें हम क्या करें, 3 दिन ऐड कर देंगे, क्या बनेगा, 3 फेब बनकर आ जाएगी। तो ये 3 फेब आपका, तो डेज आपको ध्यान रखना है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्यूरेशन कभी कभी डेज में होती है और कभी कभी ड्यूरेशन कैसे होती है, मंथ्स में होती है। अगर मंथ्स में है तो क्या करते हैं, सेम डेट उसी महीने उतने महीने बाद चेक करते हैं। अगर मैंने बिल ड्रॉ किया सपोज करो 15 जनवरी को, ठीक है, और 3 महीने की ड्यूरेशन है, 3 मंथ्स का ड्यूरेशन है, तो इसका मतलब है मेरा ड्यू डेट क्या बनेगा, ये आ जाएगी। पहले तो 3 महीने बाद यही डेट ढूंढो, कब, फेब, फिर उसके बाद मार्च, अप्रैल, तो अप्रैल कौन सा, और इसमें 3 दिन क्या जोड़ लो आप, 3 डेज जो ग्रेस वाले होते हैं वो ऐड कर ले, और फाइनली डेट हमारी क्या बन जाएगी, 18 अप्रैल हमारी कौन सी डेट बन जाती है, ये फाइनल डेट बन जाती है। ठीक है, तो आपको डेज काउंटिंग का समझ आ रहा है कैसे करते हैं। तो आपको ये देखना है कि बिल ऑफ एक्सचेंज, पहली बात तो बिल ऑफ एक्सचेंज में टेन्योर है या नहीं है, तो टेन्योर है मतलब ड्यूरेशन है या नहीं है, ये कौन से बिल में होती है, ये बिल आफ्टर डेट में होती है और बिल आफ्टर साइटिंग में होती है। बिल एट साइट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसमें ग्रेस डेज की बात भी हम नहीं करते। और यहां पर क्या होगा, बिल आफ्टर डेट में ड्यूरेशन कहां से कमेंस करती है,
बिल आफ्टर डेट में जिस दिन बिल ड्रॉ किया वहीं से ड्यूरेशन कमेंस करता है, मतलब स्टार्ट कर जाता है। जो बिल आफ्टर साइट होता है इसमें ड्यूरेशन कहां से कमेंस करता है, जिस दिन साइटिंग होती है वहां से बिल का ड्यूरेशन क्या होता है, कमेंस करता है। ठीक है जी, इसमें कोई डाउट बचे? ग्रेस पीरियड समझ आ रहा है कि ग्रेस डेज कितने होते हैं, 3 दिन होते हैं। तो जो भी आपकी फाइनल डेट बनेगी उसमें आप क्या करोगे, उसमें 3 दिन आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा जोड़ दोगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 देखो बुक में। क्वेश्चन नंबर 1,